प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण में अब तक हम लोगों ने पहले पाठ में संस्कृत वर्णमाला और दूसरे पाठ में संधि का अध्ययन किया। संधि पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा। आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है आप लोगों से। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि सर आप जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं वो पुस्तक हमारी पुस्तक से भिन्न है, अलग है। निश्चित रूप से ये संभव है। हमारी पुस्तक प्रायोगिक संस्कृत व्याकरण और आपके पास जो उपलब्ध होगी सरस्वती संस्कृत व्याकरण। दरअसल पिछले साल प्रायोगिक संस्कृत व्याकरण से ही पढ़ाया जाता था। अभी इस वर्ष सरस्वती संस्कृत व्याकरण आप लोगों को प्राप्त हुई है, लेकिन जरा सा भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण वह हिस्सा है कि दुनिया की कोई भी किताब आप ले लें, सब में मटेरियल वही होता है, तथ्य वही होता है। उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन तथ्य तो वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा। व्याकरण परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं यह मान कर चलिए कि आपके पुस्तक में या तो पहला पाठ होगा या 5वां होगा या 10वां होगा, कहीं भी दिया होगा, लेकिन उसमें शामिल जरूर है, क्योंकि वर्णमाला और संधि संस्कृत का बेसिक है। संधि के द्वारा ही नए नए शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा एक और भी प्रश्न है बहुत सारे बच्चों का कि सर संधि तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मुझे पता है कि लतीश सर ने आप लोगों को संधि इसकी पहले की कक्षाओं में अप्रैल में आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन जो नया टाइम टेबल आया विद्यालय की तरफ से उसमें 8th A सेंटर फॉर एक्सीलेंस CFE के बच्चों को और 8th G 2 सेक्शन को पूरे साल संस्कृत मुझे पढ़ाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षाओं के बाद या परीक्षाओं से पहले आप मुझसे ये प्रश्न करें कि सर मैंने तो संधि नहीं पढ़ा, मैंने तो वर्णमाला नहीं पढ़ा, हम तो थे ही नहीं उस समय। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिन बच्चों को मुझे पूरे साल पढ़ाना है उन्हें एक भी पाठ छूटे ना, इसलिए इस पाठ को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। विस्तार से सर ने पढ़ाया होगा, हम भी इसे फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि की। एक चीज़ और बतानी है कि अगर आपको कहीं से भी कठिनाई उत्पन्न हो समझने में, तो आप रोज़ फ़ोन करने से बेहतर है कि अपने डाउट्स को नोट करें और हर रविवार को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए मैसेज टाइप करके जैसे आपको सुलभ लगे आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं और हम उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे। हर रविवार 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। व्यंजन संधि, आप जानते हैं कि स्वर संधि में 2 स्वरों का आपस में मेल हो रहा था और नए शब्द का निर्माण हो रहा था। व्यंजन संधि में 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं या व्यंजन के साथ में कोई स्वर मिलता है, तब जाकर के किसी नए शब्द का निर्माण होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं या व्यंजन के साथ में कोई स्वर मिलता है, तब जाकर के व्यंजन संधि होती है। इसमें व्यंजन वर्णों को आप देख सकते हैं, क से लेकर के म तक। इसमें 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो 5 वर्ग में कुल मिलाकर के 25 वर्ण हो गए। अब व्यंजन संधि का पहला नियम हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत सरल है। नियम है जशत्व संधि। नियम का नाम है, पहला नियम है जशत्व संधि। जशत्व संधि में क्या होता है? इसमें कहा गया है कि व्यंजन संधि, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। पुस्तक में क्या दिया है कि व्यंजन संधि विविधा भवति। व्यंजन संधि अनेक प्रकार की होती है। अतः अष्टकक्षायाः कृते सर्वेषां ज्ञानं न अपेक्षणीयत्। लेकिन 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यंजन संधि के प्रत्येक नियमों को जानना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा। और आप संस्कृत से बिल्कुल मत घबराइए, आसान लगने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि संस्कृत दुनिया की कठिन भाषाओं में शामिल है।
तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यंजन संधि के सारे नियमों को शामिल नहीं किया गया है। अतः अत्र वयम व्यंजन संधे, अतः यहाँ हम व्यंजन संधि के केवलम द्विनियम विषय एवं ज्ञास्यामः, केवल 2 नियमों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी पुस्तक में बताया गया है कि व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन हम केवल 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 नियमों का ही ज्ञान प्रदान करेंगे। पहला नियम जशत्व संधि, इसमें कहा गया है कि वर्गस्य प्रथम वर्ण तृतीय वर्णे परिवर्तिता भवति। हर वर्ग का जो पहला वर्ण है क च ट त फ, यह तीसरे में बदल जाता है। ग ज ड द ब, क है वो ग में बदलेगा, च है तो ज में, त है तो ड में, त है तो द में, प है तो ब में। हर वर्ग का पहला वर्ण है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। ये जशत्व संधि का नियम है। कैसे बदलेगा मैं बताता हूँ आपको। तृतीय वर्णे परिवर्तिता भवति यदा प्रथम वर्ण से पश्चात कोऽपि भिन्न वर्ण या स्वर आगच्छेत। अगर पहले वर्ण के बाद मेल कैसे होता है, 2 शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है और नया शब्द बन जाता है। तो क्या कहा गया है कि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मान लो क है या च है या ट है या त प, इसमें से कोई भी हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो क्या होगा, इसका मेल इसमें से किसी के साथ हो जाए, इसको छोड़ करके। हाँ, पहले वर्ण का मेल किसी के साथ हो जाए, क का मेल इसमें से किसी के साथ हो जाए, च का इसमें से किसी के साथ, ट का, त का, प का, यानी इन जो हर वर्ग का पहला अक्षर है इसका मेल किसी भी अक्षरों के साथ हो जाए इसमें से, या किसी स्वर के साथ भी होता है, तो ये अपने स्वरूप को बदल करके तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। क की जगह पर ग बन जाता है, च की जगह पर ज बन जाता है, ट की जगह पर ड बन जाता है, त की जगह पर द और प की जगह पर ब बन जाता है। पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। कैसे बदलता है, पहले वर्ण का मेल पहले वर्ण को छोड़ करके किसी भी वर्ण से हो या किसी स्वर के साथ में मेल होता है तो वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। कुछ उदाहरण देखें। दिक प्लस अंबर, दिक, दिक में क्या है क, और इसका मेल अ के साथ, स्वर के साथ हो रहा है, तो दिक प्लस अंबर, क क्या बनेगा ग, और नया शब्द होगा, क की जगह पर ग आएगा तो दिगंबर। अच प्लस अंतः, अजंतः, च जो है वो ज बन जाएगा। षट प्लस आनंद, सट, ट जो है वो ड बनेगा, षडानंद। जगत प्लस ईस, त जो है वो द बनेगा, जगदीश। ऐसे सुप प्लस अंत, सुबंत, प क्या है ब बनेगा। वाक प्लस दानम, क का मेल किससे हो रहा है, द से हो रहा है, तो क्या बनेगा क, ग बन जाएगा, वागदानम। दिक प्लस गजह, दिक प्लस गजह, क का मेल फिर से मान लो ग से हो गया, तो फिर क तो ग बन ही रहा है, ग पहले से है, तो दोनों मिलेंगे। तो जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन होते हैं और पहला व्यंजन आधा लिखते हैं, तो दिक प्लस गजह, दिग्गजह। क्या देखा आपने, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर किसी भी वर्णों से मिलता है अपने पहले वर्ण को छोड़ करके, मतलब इतने को छोड़ करके, इसमें से किसी के साथ भी मिलता है या किसी स्वर के साथ मिलता है, तो वो वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। फिर है, ये तो पहला नियम हो गया जशत्व संधि। अब दूसरा नियम समझते हैं। इसमें हम दूसरे नियम में इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे नियम में ये था क, च, ट, त और प। इसमें क वर्ग की आवश्यकता नहीं है, ट वर्ग की भी आवश्यकता नहीं है और प वर्ग की भी नहीं है। अब क्या बचा, त वर्ग और च वर्ग। तो दूसरा नियम है व्यंजन संधि का, उस नियम का नाम है सुचत्व संधि। ये है सुचत्व संधि। इसके अंतर्गत ये बताया गया है
कि त वर्ग में त, थ, द, ध और न, साथ में एक और वर्ण जोड़ दिया गया है स। त वर्ग में अगर इसका मेल च वर्ग के साथ होता है, इसका मेल कहीं से भी हो जाए, इसका मेल च वर्ग के साथ होता है तो ये च वर्ग ही बन जाता है। स है तो श बन जाएगा। आप नहीं समझ पाए होंगे। मान लो त का मेल च के साथ होता है तो क्या त जो है अपने स्वरूप को छोड़ करके च बन जाएगा और यहाँ पर दो च आ जाएगा। एक पहला वाला त की जगह पर च और ये च। त अगर छ से मिलता है तब भी त जो है वो छ बन जाएगा। त अगर ज से मिलता है तो त की जगह पर ज हो जाएगा। त अगर झ से मिलेगा तो त की जगह पर झ, त य से मिलेगा तभी त की जगह पर य। सब सारे व्यंजनों के साथ ऐसा ही होगा। थ का मेल अगर इसमें से किसी से हो, जिससे होगा वही बनेगा। द का मेल मान लो छ से हो गया तो द जो है वो छ बन जाएगा। द का मेल अगर झ से हो गया तो झ बन जाएगा। मतलब त वर्ग का कोई भी वर्ण च वर्ग के किसी भी वर्ण से अगर मिलता है तो जिसके साथ मिलेगा ये अपने स्वरूप को छोड़ करके उसी में परिवर्तित हो जाएगा। मान लो त ज से मिला तो त नहीं रहेगा, दो ज हो जाएंगे। त प्लस ज, क्या दो ज, जैसे ज पहले से था और त जो है वो ज बन गया तो पहला वाला आधा हो जाएगा। कुछ एक ये यहाँ पर स है। स मान लो अगर इसमें से किसी से भी मिलता है तो स जो है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। ये स अगर च, छ, ज, झ, स किसी से मिलता है तो स में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखें। सत्य प्लस चित्त सच्चित, तत् प्लस चित्रम तचित्रम, उद प्लस ज्वलः उज्ज्वलः। लिख देता हूँ और स्पष्ट हो जाएगा। एक दो उदाहरण। उद प्लस ज्वलः, ये द है, इसका मेल किससे हो रहा है? ज से हो रहा है तो द क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। तो क्या शब्द होगा? उज्ज्वलः। आप समझ चुके होंगे कि त वर्ग का कोई भी वर्ण त, थ, द, ध, न च वर्ग के किसी भी व्यंजन से अगर मिलता है तो जिसके साथ मिलेगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर च से मिलेगा तो च बन जाएगा, छ से मिलेगा तो छ बन जाएगा और जो मिलेगा वो डबल हो जाएगा क्योंकि पहले से है, एक इसके साथ मिल गया। ये दो नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत आपने सीखा। अब है विसर्ग संधि। जैसे आपने व्यंजन संधि में दो नियम सीखा उसी तरह से विसर्ग संधि में भी केवल आसान से दो नियम दिए हुए हैं। वैसे विसर्ग संधि के भी बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन 8वीं कक्षा के लिए दो नियम ही पर्याप्त हैं। सबसे पहले अह प्लस अ, अह का मेल अ या कोई भी भिन्न स्वर अह का मेल। अह क्या है? विसर्ग है। किसी भी शब्द की मात्रा में अह नहीं लिखते बल्कि उसकी मात्रा आ जाती है। जैसे प्रातः या कुछ भी हो उसमें अंत में विसर्ग लग जाता है इसकी मात्रा। तो अगर इसका मेल अ या किसी भी भिन्न स्वर के साथ में होता है तो इसकी जगह पर क्या आएगा? ओ हो जाता है और इसके बाद अगर ये जो स्वर है उसकी जगह पर अवग्रह बन जाता है। अवग्रह आप सीख चुके हैं स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि में। विसर्ग जो है वो ओ बन जाएगा और बाकी जो स्वर है वो अवग्रह के रूप में आ जाएगा। सह प्लस अपि। उदाहरण सह प्लस अपि। आप बताइए क्या होगा संधि? नया शब्द अह जो है वो विसर्ग बनेगा तो सो अपि। ये अ जो है वो अवग्रह का रूप ले लेगा और विसर्ग जो है वो ओ बन जाएगा। इसकी जगह पर ओ और जो अ है वो अवग्रह बन जाएगा। सो अपि। एषः प्लस अपततः, एषो अपतत। सः प्लस अगच्छत, सो अगच्छत। सः प्लस अगच्छत। तो क्या होगा? अह की जगह पर ओ हो जाएगा और अ की जगह पर अवग्रह, सो अगच्छत।
तो आपने क्या देखा विसर्ग संधि का पहला नियम कि जब विसर्ग के बाद अ या कोई भी भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है और अ की जगह पर अवग्रह या किसी भी स्वर की जगह पर अवग्रह आ जाता है। अब दूसरा नियम ये है विसर्ग का लोप, विसर्ग गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है? नियम है इसका अह प्लस अ ओ प्लस, ये तो हो गया विसर्ग संधि का। दूसरा विसर्ग लोपा, अह प्लस अह के साथ में अ या कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाता है, अह के साथ में अ या कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण सह प्लस इच्छति, क्या होगा? स इच्छति, विसर्ग चला जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। राम उपविशति, रामः उपविशति, रामः विसर्ग आया और फिर कोई स्वर आया भिन्न स्वर उ आ गया उपविशति, तो क्या होगा? राम उपविशति, विसर्ग गायब हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। नरः आगच्छति, नर आगच्छति, सः उत्साहते, स उत्साहते, सः उत्तिष्ठति, स उत्तिष्ठति। सभी में आप देखेंगे कि विसर्ग के बाद अगर अ या कोई भी भिन्न स्वर आया है तो विसर्ग के जगह विसर्ग वहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पर केवल शब्द आ जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। तो ये विसर्ग का दूसरा नियम था। आशा करते हैं कि आपको संधि पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप रविवार के दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न सराहनीय होगा, उत्तर या उसके समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।